हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग टिश्यूज़ के प्रश्न करेंगे। ये बायोलॉजी का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग ऊतक के क्वेश्चन करेंगे जो एनिमल टिश्यूज़ हैं, प्लांट टिश्यूज़ हैं। तो पहले हम लोग एनिमल टिश्यूज़ के ये प्रश्न करने वाले हैं। तो जो एनिमल टिश्यू हैं उसके हम लोग प्रश्न करेंगे इसमें जंतु ऊतक के, जो आरआरबी के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और दोस्तों ये यूथ कंपटीशन की बुक है, उससे मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन कट गया है, लेकिन इसका आंसर आप देख सकते हैं कि ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है, ये डेफिनेशन दिया हुआ है ऊतक का, जिसका उद्भव और कार्य प्राय समान होते हैं। इस प्रकार समान कोशिकाओं से सुसंगठित पिंडों एवं स्तरों को ऊतक कहते हैं। इसके अध्ययन को ऊतक विज्ञान या औद्योगिकी कहते हैं। एनिमल टिश्यू कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। तो मेनली 4 टाइप के ऊतक होते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। आगे देखेंगे उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है, को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। मांसपेशी, ऊतक, फ्लोएम, रेशें। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊतक। यहाँ डेफिनेशन आप जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो देख सकते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, आकृति, कार्य, उत्पत्ति तथा परिवर्तन, विकास की दृष्टि में समान होती हैं, ऊतक कहलाता है। यह हमारे शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का निर्माण करते हैं। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हम लोग टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्त और हड्डियाँ किसके उदाहरण हैं। तो ये आपके संयोजी ऊतक के उदाहरण है। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हैं। कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक कहलाते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती हैं। आगे देखिएगा, रक्त किस प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है। तो ये आपका हो जाएगा संयोजी ऊतक के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, मुंह की परत किससे बनी होती है। तो ये बनी होती है पपड़ीदार उपकला, स्क्वेमोस एपिथेलियम, एपिथेलियम से। देखिए ऑप्शन दे रखा आपको। एपिथेलियम उपकला ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत तथा आंतरिक अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। ये 4 प्रकार घनाकार उपकला, स्टूडेटिफाइड, स्तंभकार उपकला, पपड़ीदार उपकला तथा स्तंभकार उपकला की बनी होती हैं, जिसमें से पपड़ीदार उपकला त्वचा की बाहरी जो परत होती है उस पर ही पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह मुख, गुहा, जिह्वा, ग्रासनली तथा आहार नाल से बनते हैं। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये पूछे गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ये पेपर में ये पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस 2018 के एग्ज़ाम में। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो ये आपको पता होगा, त्वचा, स्किन जो होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यह शरीर का बाह्य आवरण होती है जिससे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। त्वचा उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, यकृत होती है। त्वचा के नीचे और आंतरिक यंगों के बीच ऊतक बनता है, तो ये बनता है वसा ऊतक। को एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। लचीले संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक। शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ से शिथिलता से जुड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए वसा ऊतक शिथिल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः त्वचा के
नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा के संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते हैं वे वसा के रूप में परिवर्तित होकर इस ऊतक में संग्रहित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। मांसपेशियां, कोशिका, हड्डी, रेशे। हड्डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी ऊतकों का विशिष्ट कार्य संयोजन करना, अंगों को आच्छादित करना तथा उन्हें सही स्थान पर रखना। संयोजी ऊतक शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। संयोजी ऊतक के जो प्रकार होते हैं उनके टाइप वो 3 प्रकार के हैं। लचीले संयोजी ऊतक, विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक। हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो ये आपने अभी पढ़ा है, संयोजी ऊतक। निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? तो ये चारों ऑप्शन ये गलत आपको ये दे रखे हैं, इसको स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ देखिए अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसमें जो आंसर है उस पर स्टार बना हुआ है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए कि पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक चारों पशु जंतु ऊतक हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये चारों के चारों हैं, तो इसमें से ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं कि जो ना हो, इसलिए ये गलत है। ये चारों जंतु ऊतक हैं ऐसा दे रखा है इसमें। मनुष्य में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से जुड़ के उनमें आपसी संपर्क रखती हैं। आगे देखेंगे, ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। तो आपको ऑप्शन दे रखा है सिलिटेट कॉलमर एपिथेलियम, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्तरीकृत स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमर एपिथेलियम। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, कोशिकाओं में रक्त नलिका अस्तर या कृपिका, जहाँ पदार्थों का संवहन वर्णनात्मक पारगम झिल्ली द्वारा होता है, वहाँ पर चपटी एपिथेलियम ऊतक कोशिकाएं होती हैं। इनको सरल शल्कीय एपिथेलियम कहते हैं। ये अत्यधिक पतली और चपटी होती हैं तथा कोमल स्तर का निर्माण करती हैं। आहार नली तथा मुख का स्तर शल्कीय एपिथेलियम से ढका होता है। शरीर का रक्षात्मक कवच अर्थात त्वचा इन्हीं शल्कीय एपिथेलियम से बनी होती है। त्वचा के एपिथेलियम ही कोशिकाएं इनको काटने तथा फटने से बचाने के लिए कई परतों में व्यवस्थित होती हैं। चूँकि ये कई परतों के पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं, इसलिए इन एपिथेलियम को अस्तरित शल्कीय एपिथेलियम कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस में मौजूद होता है? आपको बताना है। गुर्दा, श्वसन तंत्र, ग्रास नली, त्वचा में तो ये मौजूद होता है। त्वचा में यहाँ पे आपको दे रखा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये ऊतक कई स्तरों से के बने होते हैं। सबसे निचले स्तर को जनन स्तर कहते हैं, जो लगातार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएं चपटी शतकों जैसी होती हैं, जो पुरानी होकर निर्जीव हो जाती हैं। यह ऊतक त्वचा, मुख, गुहा, ग्रसनी तथा आँखों कार्निया पर बाह्य आवरण बनाती है। इसका मुख्य कार्य होता है संक्रमण तथा घर्षण से बचाना होता है। यह जल रोधक का भी कार्य करती हैं। ऊतकों में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं। आपको बताना है किस में सन्निहित होती हैं? संयोजी में, तंत्रिका में, पेशी में, उपकला में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा संयोजी में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है कि जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैली होती हैं। संयोजी ऊतक शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक एक कोमल से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे उपास्थि, अस्थि, वसी ऊतक तथा रक्त इसमें सम्मिलित होते हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं, जिसे कोलेजन या इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिकाएं रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती हैं। आगे देखिएगा, एक संयोजी ऊतक है तो इसमें आपको बताना है। तो कोलेनकाइमा नहीं है, स्क्लेरेनकाइमा नहीं है, पेरेनकाइमा नहीं है, रक्त हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपने पढ़ा है 3 प्रकार के होते हैं पेशी ऊतक, जिसमें रेखित पेशी हो गया, अरेखित पेशी हो गया, हृदय पेशी हो गया। पेशी ऊतक अनेक लंबे बेलनाकार तंतुओं रेशों से बने होते हैं जो समांतर पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। यह तंतु कई सूक्ष्म तंतुओं से बना होता है जिसे पेशी तंतु कहते हैं। समांतर शरीर की सभी गतियों में पेशियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं: रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाता है? अभी आपने पढ़ा है एपिडर्मिस। यहाँ पे देखिए, बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति 4 प्रकार की होती है: शल्कीय परत, स्ट्रैटम, स्वच्छ परत, कणिकामय परत, प्रारोही या अंकुरत। तो 4 प्रकार की ये होती हैं। निम्न में से कौन सा ऐसा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? आपने अभी पढ़ा एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है। तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, तंत्रिका कोशिका। स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहाँ संकुचन और विश्राम होता है। तो कहाँ पे संकुचन और विश्राम होता है ये आपको बताना है। अस्थायी, नहीं, एक, नियमित। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, अस्थायी। यहाँ एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम स्क्वैमस कोशिकाओं की एक परत से बनने वाले ऊतक होते हैं जो सतहों को पंक्तिबद्ध करते हैं। स्क्वैमस कोशिकाएं बड़ी, पतली और सपाट होती हैं और इनमें एक गोल केंद्रक होता है। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़ों के वायु कोश में पाई जाती हैं। यह विसरण सीमा का कार्य करती हैं। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा अधिचर्म कोशिका। बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका स्थूल होती है और उपत्वचा द्वारा आकृत होती है। उपत्वचा क्यूटिन नामक मोमी पदार्थ की जलरोधी परत है जो उपत्वचा या अधिचर्म कोशिकाओं द्वारा स्रावित की जाती है। उपत्वचा की कोशिकाएं दीर्घी तथा चपटी होती हैं। इसमें कोई अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होता है। इनके अतिरिक्त भीतरी अवयव मृदुतक कोशिकाओं के समान होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो ऊतक जो होते हैं आपको ऑप्शन देखा है तंत्रिका, एपिथेलियल, मांसपेशी, संयोजी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा एपिथेलियल। यहाँ एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं कि जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। त्वचा, मुख, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी उपकला ऊतक से बने होते हैं। घनाकार उपकला ऊतक विक्रीय नली तथा लार ग्रंथि की नली को स्तर का निर्माण करता है जहां ये उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। आगे देखेंगे, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो किसकी आंतरिक परत निर्मित करता है आपको इसमें से बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आयात फल की क्यूबाइडल की आंतरिक परत का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो ऊतक किस प्रकार की ग्रंथियां बनाती हैं आपको बताना है। अभी आपने पढ़ा है एपिथेलियल। हिस्टामिन स्रावक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं संयोजी ऊतकों में। अवशोषक के बीच एक पूरक ऊतक फिलर टिश्यू का काम करता है। तो क्या इसके बीच फिलर टिश्यू का काम करता है ये आपको बताना है। त्वचा और मांसपेशियां, त्वचा और हड्डियां, रक्त और त्वचा, हड्डियां और मांसपेशियां। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, त्वचा और मांसपेशियां। निम्न में लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। तो आपको बताना है रुधिर। रुधिर रक्त एक प्रकार का लाल तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है तथा भ्रूणावस्था में प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। रक्त का pH 7.4 हल्का क्षारीय होता है। रक्त लाल रंग का चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी, अपारदर्शी तथा इसे संवहनी संयोजी ऊतक भी कहा जाता है।
ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो ऊतक जो होते हैं वो किस ग्रंथि का निर्माण करते हैं अभी आपको ये बताना है। तो वाहिका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन व प्रोटीन का स्राव संश्लेषण करती है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि पूछे गए हैं, और ये जो बुक है इसमें वही क्वेश्चन दे रखे हैं जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के एग्जाम्स में। तो वैसे ही सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए आपका नेक्स्ट आ गया है प्लांट टिश्यू। अभी आपने जो पढ़ा वो एनिमल टिश्यूज़ के क्वेश्चन थे। अभी आपका आ गया प्लांट टिश्यूज़ यानी पादप ऊतक। तो इसके क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, तो आपको बताना है। जो आपको बताना है तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जाइलम और फ्लोएम। ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो एक से अधिक प्रकार की एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर एक पुल की तरह कार्य करती हैं, एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। जाइलम और फ्लोएम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो क्या मिलकर बना है आपको बताना है। फ्लोएम वाहिका, ऑप्शन नंबर बी। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला वह संवाहक ऊतक है। दूसरा संवाहक ऊतक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। यह संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से हुआ है। चालनी नलिकाएं, सखी नलिकाएं, फ्लोएम मृदुतक, चौथा है फ्लोएम तंतु। ध्यान में रखना आपको। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है ये आपको बताना है। आपको ऑप्शन हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक। स्क्लेरेन्काइमा एक साधारण अस्थायी ऊतक है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाना है। कोलेनकाइमा की बात करें तो स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं केंद्रयुक्त, लंबी, अंडाकार या बहुभुजी, जीवित तथा राजधानी युक्त होती हैं। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं। पेरेन्काइमा की बात करें मृदुतक की तो यह एक सरल अस्थायी ऊतक है। इस ऊतक की कोशिकाओं में सघन और जीवित प्रोटोप्लाज्म एवं एक केंद्रक पाया जाता है। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रकाश संश्लेषण। ये पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य पौधों की शुष्कन पादप शरीर से जल की हानि तथा संक्रमण में रक्षा करना है। पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होता है जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में हरे पत्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। विभेदन, एकीकरण, विरचन, खटीकरण। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, विभेदन। विभेदन इज द राइट आंसर। कि कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं आपको बताना है। कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फिर एरेन्काइमा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कोलेनकाइमा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। पौधों में लचीलेपन का गुण अस्थायी ऊतक, स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं, लेकिन इनके सेल्यूलोज और हेसी सेल्यूलोज तथा पैक्टिन जमा होती हैं। इसलिए इनके कोने जो होते हैं वो मोटे होते हैं, क्योंकि इस पे सेल्यूलोज, हेसी सेल्यूलोज और पैक्टिन जमा होती है। ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी, अभी आपने किया है, ये होता है कोलेनकाइमा की वजह से। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से किस संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो आपको ये बताना है। पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्तियां मोटी होती हैं। किसके जमाव के कारण? लिग्निन के जमाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए, लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है। लिग्निन एक प्राकृतिक गाढ़ा पीला बहुलक है। यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से अघुलनशील है। इस वजह से इसके जो गुण होते हैं पौधों में कोशिका भित्ति की जल पारगम्यता को कम करते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा शीर्ष विभेदक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है शीर्षस्थ विभेदक। जड़ तथा तनों में अग्र सिरोधक पर तथा पत्तियों के अग्रों पर पाए जाते हैं। इन ऊतकों के निरंतर विभाजित होते रहने से ही जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं, अर्थात ये ऊतक जड़ व तनों के सिरों पर वृद्धि बिंदु ग्रोइंग पॉइंट का निर्माण करते हैं। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। के कारण स्क्लेरेन्काइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अभी आपने पढ़ा है, लिग्निन के कारण। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। यह एक संवहन ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। यह ऊतक पौधों में जल संवहन के कार्य करता है। फ्लोएम दूसरा संवहन ऊतक है जो पौधों की पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? अभी आपने पढ़ा है जाइलम। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो आपने पढ़ा जाइलम। पौधे में पाए जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो पौधे में पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है। दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है? तो जाइलम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? जाइलम। ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती हैं? अभी आपने पढ़ा है जाइलम। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ऊतकों में सभी कोशिकाएं समव्यासी तथा पतली भित्ति युक्त होती हैं। मृत ऊतक कोशिकाएं अंडाकार गोलावस्था बहुमुखी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय इंटरसेलुलर स्पेस क्षेत्र बड़ा होता है। ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो कौन सा ऊतक है आपको बताना है। का ऑप्शन हो जाएगा सी, विभेदोतक या मेरिस्मेटिक ऊतक। विभेदोतक या फिर मेरिस्मेटिक ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा उत्पादन करता है। शीर्षस्थ तथा अंतर्विष्ट विभेदोतक के कारण पौधे की लंबाई तथा शाखाओं में वृद्धि होती है। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, लेटरल मेरिस्मेटिक ऊतक। यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है कि इनके कारण पादपों की जो मोटाई होती है उसमें वृद्धि होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लेटरल मेरिस्मेटिक और द्वितीयक लेटरल मेरिस्मेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अभी आपने पढ़ा जाइलम। ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। तो कौन से ऊतक की कोशिकाएं होती हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है विभेदोतक। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभेदोतक मेरिस्मेटिक टिश्यू के कारण होता है। कोलेन्काइमा ऊतक की कोशिकाएं कोनों पर मोटी होती हैं। अभी आपने पढ़ा पहले कि सेल्यूलोज और पेक्टिन के कारण। कोलेन्काइमा एक सरल अस्थायी पादप ऊतक है। यह पौधों को तनन सामर्थ्य प्रदान करती है जिसमें पत्ती एवं तनों में लचीलापन आता है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी और अनियमित ढंग से सेल्यूलोज और पेक्टिन से पौधों के विभिन्न भागों, तनों, शाखाओं के कोनों पर मोटी हो जाती हैं।
रूट टिप या शीट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, विभेज ऊतक। देखिए यहाँ पे कुछ टिश्यूज़ के बारे में दिया हुआ है। ये ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। जो विभेज ऊतक है 3 प्रकार का है। शीर्षस्थ, यानी कि इसमें क्या होता है कि तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और उनकी लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्वरीय, इसमें क्या होता है कि कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है और उनकी मोटाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट, इसमें पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है तथा इन भागों की वृद्धि करता है। के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, यानी कि उसके परिधि में वृद्धि होती है। अभी आपने पढ़ा है, तो ये आपका हो जाएगा पार्श्व विभेज ऊतक। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो अभी आपने पढ़ा लेटरल मेरिस्टेम। पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्वेशीय विभेजोतक और शीर्ष विभेजोतक, यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टम और एपिकल मेरिस्टम, ये आपके दोनों हो जाएंगे राइट आंसर, जिसके कारण पौधों में प्राथमिक जो वृद्धि होती है इन्हीं के कारण होती है। नेक्स्ट देखेंगे, एरियुलर ऊतक अंगों के स्थान भरता है, अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एरियुलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? भी आपने पढ़ा है कोलेनकाइमा में, इसको स्किप कर। वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन है इसका? आपका ऑप्शन हो जाएगा दृढ़ ऊतक, जो कि धारण नहीं करता है। अंतर्वेशीय विभेज ऊतक पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं आपको बताना है। तो पत्तियों के तल में पाए जाते हैं, यानी कि इंटरसेलरी जो मेरिस्टम है वो पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। मेरिस्टेमिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं, तब ये अस्थायी ऊतक बनाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मेरिस्टेमिक यानी कि जो विभेजोतक ऊतक हैं वो अविभाजन की क्षमता वाले ऊतकों का समूह है। इनकी कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं। इनका आकार आयताकार या फिर बहुमुखी होता है। ये अपनी विभाजित करने की क्षमता का त्याग करने के बाद अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जटिल ऊतक में पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक होते हैं उनका निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है, आपको ध्यान रखना है। पौधों में फ्लोएम का क्या आकार होता है? अभी आपने ये पढ़ लिया है, पढ़ा हुआ है 2-3 बार अभी इसमें। तो ये खाद्यों का प्रवाह करने के लिए फ्लोएम जो होता है पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाता है। यह एक संचायक ऊतक है। पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो पौधे में जो फ्लोएम होता है वो किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन के परिवहन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वे पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविष्ठित कोशिकाएं होती हैं। तो किसमें होता है? तो ये आपको बताना है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, पेरेन्काइमा में मृत ऊतक एक जीवित सरल अस्थायी ऊतक तथा पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है। इसके जीवद्रव में प्राय एक बड़ी केंद्रीय सेंट्रल रिक्तिका होती है। इसकी कोशिकाएं प्राय समव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती हैं। कोशिकाओं के मध्य अंतरकोशिकीय इंटरसेलुलर स्थान तथा हरित लवक पाए जाते हैं। यह समांतर जल, भोज्य पदार्थ आदि का संचय करती है। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विभेज ऊतक और अस्थायी ऊतक।
यहाँ देखिए दे रखा है, जिन ऊतकों में विभाजन की क्षमता होती है उन्हें विभेदक ऊतक कहते हैं। ये प्रमुख रूप से पौधों के वर्धी भागों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक क्या होते हैं कि ये कोशिकाओं के ऐसे समूह होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता का अभाव होता है, कम होता है। इनके द्वारा ही पौधों को यांत्रिक अवलंबन मिलता है। ये मुख्यतः बहुवर्षीय पौधों में पाया जाता है। जिन पौधों की आयु ज़्यादा होती है उसमें ये पाया जाता है। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुँचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। एक जटिल अस्थायी ऊतक है तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्लोएम। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? तो अभी आपने पढ़ा है जाइलम। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? ये हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। नारियल के छालों का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा ऊतक द्वारा होता है। स्क्लेरेनकाइमा कोशिका पौधों की जड़ों तथा तनों में मौजूद होती है। यह कोशिकाओं में कोशिका भित्ति सेल वॉल द्वारा होता है जो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन से बनी होती है। ये कोशिकाएं पौधे के ऊतकों को सहायता प्रदान करती हैं। ये ऊतक कठोर तथा मृदु होती हैं। किस प्रकार के ऊतक नारियल का भूसी बनाते हैं? स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? आपको बताना है। तो सीव ट्यूब जाइलम का प्रकार नहीं है। जाइलम एक प्रकार का समान ऊतक है। इसका प्रमुख कार्य जल और खनिजों का अवशोषण कर पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना है। इसमें 4 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं, वहनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक, जाइलम पेरेनकाइमा। वाहिकाएं हो गई, वेसल्स हो गया, जाइलम तंतु हो गया, जाइलम फाइबर हो गया। इसमें से सीव ट्यूब भिन्न है। यह फुलेम में पाया जाता है और फुलेम का प्रमुख कार्य जो होता है वो पत्तियों द्वारा भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। पौधे में किस ऊतक के कारण लचीलापन होता है? आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, कोलेनकाइमा। दृढ़ ऊतक से बना होता है तो ये आपको बताना है। तो निर्जीव कोशिकाएं जो होती हैं वो दृढ़ ऊतक से बनी होती हैं। दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। यह ऊतक पौधों में तने, पत्तियों के सिरे, फलों तथा बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें यह ऊतक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में एक मोटी मोम परत होती है, वो कौन सी होती है? ये होती है क्यूटिन की। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो संवहनी ऊतक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसका एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है तो ये हो जाएगा वल्कल की। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि वृक्ष की बाहरी छाल या वल्कल संरक्षी परत होती है। सैप या रस कैम्बियम परत तथा अंत काष्ठ के बीच में होता है। पित्त वृक्ष का केंद्र होता है जिस पर वृक्ष का भोजन संग्रहित होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है वृक्ष के बारे में दे रखा है कि बाहरी छाल या वल्कल जो सबसे बाहर वाला होता है, सैप या रस कष्ट, वार्षिक वलय अंतःकष्ट, पित्त भीतरी छाल, कैम्बियम परत या एधा परत। तो दोस्तों ये एनिमल टिश्यू